प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर एक बात करें, मैं उनका प्रशंसक था और उस वक्त वो अच्छी बातें करते थे लेकिन वो दिल्ली आके बदल गए। जो भी क्रिटिसिज्म आती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब क्यों ये बयान आ रहे हैं? क्या कोई महत्वाकांक्षाएं हैं? उतना बीजेपी को बेनिफिट भी हुआ है, लोगों में उसका असर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो गेम चेंजर हो। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे कहाँ तो, और कहाँ वो एक छोटी सी घटना पे इधर हो गए। लेकिन उनका काम तो नहीं है प्रधानमंत्री मानने लायक। अपोजिशन वीक नहीं है, अपोजिशन निकम्मा है, निठल्ला है, कुछ नहीं करता है। नमस्ते। बड़ी बड़ी बातें पर आपका स्वागत है। क्विंट और क्विंट हिंदी पर आपका स्वागत है। 2024 शुरू हो चुका है। कुछ महीनों में चुनाव आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी आपने 2004 में ज्वाइन की, 20 साल लगभग होने आए हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी उस वक्त ज्वाइन की जब अटल जी मुखिया थे। अटल जी, वो दूसरी भारतीय जनता पार्टी थी, क्या दूसरी तरह की थी। उसमें छोटापन नहीं था, उसमें लिबरल थी, इस तरह की नहीं थी जैसी अब है। 2 दशक आपने देखे हैं, 2004 से 2014, 2014 से 2024 अब। जी जी। क्या अलग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए इन 2 दशकों में? सबसे बड़ा एक फर्क आपके हिसाब से क्या है? नहीं, फर्क ये है कि जो वो लीडरशिप थी लिबरल, उसको आउट कर दिया गया, उसको उसमें भेज दिया गया कौन सा मंडल होता है। और जो लीडरशिप आई नई, उसके कोई नियम कायदे नहीं हैं, उसके कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है। उनका वैल्यू सिस्टम था अटल जी का, आडवाणी जी का। बिहार के गवर्नर आप रहे हैं 2017 से 2018 तक। नीतीश कुमार जी के बारे में आपकी क्या राय है? बिहार में जो भी हुआ, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार हमारे सहयोगी रहे, मेरे जूनियर रहे लोकदल में, और मैं उन पे कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा। बट अच्छा होता वो ये ना करते जो उन्होंने किया है। उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। मैं तो क्या, यहाँ जो बिहार के लोग काम करते हैं हमारी सोसाइटी में, गरीब लोग, उन्होंने भी पसंद नहीं किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो जिन्होंने किया उनके अपने कारण होंगे, लेकिन लोगों ने इस तरह की, जिस तरह सरकार गिराई गई, नई सरकार बनाई गई, इसको पसंद नहीं किया। क्या कारण थे आपको लगता है? क्योंकि इंडिया अलायंस में, जो इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई थी वो पटना से हुई थी, नीतीश जी के नेतृत्व से हुई भाई, ये थी। तो नीतीश जी को बताना पड़ेगा कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे कहाँ तो, और कहाँ वो एक छोटी सी घटना पे इधर हो गए। तो उनको तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना। वो चाहते थे कि लोग उनको प्रधानमंत्री माने, लेकिन उनका काम तो नहीं है प्रधानमंत्री मानने लायक। तो आपको लगता है ये इस बात का उनकी पार्टी पर असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में? ज़रूर पड़ेगा। व्यक्तिगत तो उनकी लोकप्रियता पे बहुत असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा बिहार में इससे? भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा ये तो अभी नहीं कह सकते, और किसको नुकसान होगा, पर ये पसंद नहीं किया गया है। कई लोगों का मानना है, कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी की राजनीति इसके बाद समाप्त हो गया। आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, राजनीति तो यहाँ किसी की समाप्त नहीं होती, पर नीतीश जी की राजनीति में एक डेंट आएगा, नुकसान होगा उनको। एक मूवमेंट देश में बना है 22 जनवरी के बाद, जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ है। आपको लगता है भारत की राजनीति पर आगे चलते हुए राम मंदिर मूवमेंट का क्या असर होगा? ज़रूर होगा। हालांकि उत्तर भारत में जहाँ आर्य समाज रहा है, जो मेरा गांव है, उसमें 15,000 आबादी है, 300 साल पुराना मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में शाम को 3 आदमी जाते हैं सिर्फ घंटा बजाने, कोई नहीं जाता, क्योंकि आर्य समाज का प्रभाव है। तो उत्तर भारत में उतना नहीं पड़ेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में यहाँ पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इधर नेशनल मूवमेंट आपको लगता है नहीं ना, बन सकता? नेशनल तो यहाँ बनता नहीं है कोई। राम मंदिर की बात करें तो एक रिलीजियस पॉलिटिक्स की भी बात आती है। जो पूरा प्राण प्रतिष्ठान का इवेंट हुआ, कई लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं रिलीजियस इवेंट ना लगकर वो एक पॉलिटिकल इवेंट लगा। वो तो था, सेमी पॉलिटिकल तो था ही था, और उसका
उतना बीजेपी को बेनिफिट भी हुआ है, लोगों में उसका असर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो गेम चेंजर हो। ये आपको लगता है 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। चुनाव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इतने वर्ष हो गए हैं, अब आपको लगता है कहीं ना कहीं एक राम मंदिर मूवमेंट के बाद ये सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा हुआ करता था, अब जब इस मुद्दे से आगे बढ़ने की बात होती है, आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास आगे चलकर क्या मुद्दे हैं देश के? मुद्दे तो बहुत खड़े कर लेंगे, अभी तो मथुरा है, काशी है, क्या क्या कर लेंगे, लेकिन उससे देश में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। मुद्दे जो हैं इनको खाने का है, गरीबी का है और बेरोज़गारी का है, नौजवानों के मुद्दे, इन मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या हैं 2024 के चुनावों के मुद्दे? देखिए, चुनाव के मुद्दे तो सही माने में अगर उठाए जाएं और अपोजिशन को समझदारी हो तो बेरोज़गारी है, फसलों के दाम हैं, एमएसपी है और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारे सवाल हैं और अपोजिशन को इन मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन वो उठा नहीं रहे। मुझे शिकायत है अपोजिशन से भी कि वो कुछ नहीं कर रहे। अपोजिशन को इतना नज़दीक चुनाव है, सड़कों पे होना चाहिए था अभी तो, लेकिन अपोजिशन तो अपने घर में आराम से बैठा है। अपोजिशन की बात करें तो कांग्रेस के साथ आप कुछ काल तक रहे हैं, राहुल गांधी जी के साथ भी आपने हाल ही में मुलाकात की है, आपने एक इंटरव्यू भी उनके साथ किया था, अब उनकी एक नई यात्रा शुरू हुई है। आपके हिसाब से आज की कांग्रेस कहाँ कम पड़ रही है? कम कहीं नहीं पड़ रही। राहुल गांधी जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। आई सपोर्ट हिम, आई सपोर्ट हिज एक्शंस। लेकिन वो कांग्रेस एक आलसी पार्टी बन गई है। बीजेपी का कुछ ही कहें, वो हर दिन राजनीति करती है, हर वक्त राजनीति करती है। अपोजिशन के लोग राजनीति को तफरीह की तरह, जब समझ में आया कुछ कर लिया, नहीं आया नहीं कर। अभी मैंने उनको एक इशू दिया था पुलवामा वाला, चूँकि मैं उसके नज़दीक था, मैं गवर्नर था वहाँ, तब इन्होंने पिकअप ही नहीं किया उसको। जब पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, आप इस पर चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे डोभाल का फ़ोन आया, उसने भी कहा सतपाल भाई चुप रहे। वो मेरे साथ क्लास फेलो थे लॉ में, तो उन्होंने कहा इस पर चुप रहिए। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई, और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। मैंने अपोजिशन को ये कहा कि तुम इसको ये उठाइए कि भाई इस शहादत को याद रखिए। तो 5 साल हो गए, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है, कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ। किसी का तो सर कलम होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं, एंड दे आर नॉट पिकिंग इट अप। आपको लगता है ऑपोजिशन में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पा रहा है? हाँ, नहीं हो पा रहा। उसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैं नहीं बोल सकता हूँ। सब लोग खाए पिए लोग हैं। अब वो लड़ेगा या तो नौजवान लड़ेंगे या किसान लड़ेंगे, या फिर जो फ़कीर होगा वो लड़ेगा। जिसके पास साधन है, पैसा है, वो सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। एक इंडिया ब्लॉक की जब हम बात करें, पिछले साल काफ़ी मोमेंटम बिल्ड हुआ। पटना में मीटिंग हुई, बेंगलोर में हुई, मुंबई में हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं एक ठहराव सा आ गया पूरे मोमेंटम। देखिए, ना तो इन्होंने कोई कॉमन मैनिफेस्टो बनाया, ना कॉमन इश्यूज बताए हमारे ये हैं, ना इन्होंने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया, ना ये सड़कों पे उतरे। अगर ये सारे काम कर लेते तो अब तक तो बहुत गर्मी हो गई होती देश में। इंडिया अलायंस में आपके हिसाब से फ़िलहाल के जो लीडर्स हैं उसमें कोई आपको एक पीएम कैंडिडेट नज़र आता है? देखिए, पीएम कैंडिडेट तो मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा, और ना ज़रूरत है। जब बदलाव होता है तो जनता वर्सेस डिक्टेटर लड़ाई होती है, कोई चेहरा नहीं होता। ना 77 में रहा, ना उससे पहले रहा। और जब जनता बदल देती है तो कोई एक चेहरा हो जाता है। इस वक्त जो लड़ रहे हैं उनमें राहुल गांधी की मैं तारीफ़ करूंगा कि वो बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और उनको सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। फिर कहीं ना कहीं हर पार्टी के लिए कांग्रेस एक बोन ऑफ कंटेंशन क्यों बन जाता है? जैसे अगर बंगाल की बात करें, वहाँ अधीर रंजन जी और ममता जी के बारे में जो भी नहीं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, अधीर रंजन जी गलती पे हैं। ममता जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। शी इज़ ए मास लीडर, और उनका पकड़ है बहुत। उनसे बना के चलना चाहिए कांग्रेस को। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है सेंट्रल लीडरशिप से कांग्रेस की एक इंटरवेंशन नहीं आता है ऐसे मामलों में? आना चाहिए, अभी तो नहीं आया। अधीर रंजन को तो टोका नहीं अभी उन्होंने। पुलवामा की आपने बात की, जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो 2024 है, 5 साल ख़त्म होने आ रहे हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को।
5 साल में आपके हिसाब से क्या चीज़ें बदली हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि टेररिज्म कम हो गया है, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है, बाकी सारी चीज़ें। आपको लगता है सुधार आया है? ये तो गलत है। टेररिज्म तो ख़त्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। अभी आप देखिए राजौरी में, कुपवाड़ा में रोज़ कुछ कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। मैं जब वहाँ था सब बंद हो गया था। ये स्टोन पेल्टिंग भी उसी वक्त बंद हुई थी, इन्होंने कुछ नहीं किया है इसमें। और अब जो वहाँ के गेंस थे वो सब फ्रिटर अवे हो रहे हैं, चूँकि ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वहाँ डेवलपमेंट कराना चाहिए, लोगों को अपने विश्वास में लेना चाहिए, ये सब काम नहीं हो रहे हैं। पुलवामा पर आपने अपना स्टैंड काफ़ी बार क्लियर किया है। कई लोगों से सवाल ये आता है कि उस वक्त आपने खुलकर ये बातें क्यों नहीं की? भाई लोग पढ़ते नहीं हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। सही बात यह है कि पुलवामा की घटना होने के 2 घंटे बाद ही मैं बोल दिया था और मैंने ये कहा था कि हमारी गलती से हुआ है। प्रधानमंत्री कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में, वो मुझे शाम को मिले तो मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा क्या है? मैं कहा ये हमारी गलती से हुआ। तो बोले चुप रहो। मैंने समझा कोई जांच वगैरह कराएंगे, और तब मैं पद पे था, ये नहीं कि पद छोड़ने के बाद। उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे जिससे वो सारे पूरी भीड़ को फेरी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। जबकि देते, मैं तो वहाँ जब स्टूडेंट्स फंस जाते थे उनको जहाज़ से मंगाता था, और सड़क से अगर ना चलते तो ये घटना ही नहीं होती। आपको लगता है उस वक्त आप कुछ अलग कर सकते थे? शायद अगर उस वक्त आप इस मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे देते तो एक स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल मैसेज जाता। देखिए लोग तो अपनी सहूलियत से बोलते हैं, आप एक जिम्मेवारी से लीजिए। मैं एक स्टेट का हेड था, मैं वहाँ कोई क्राइसिस प्रेसिपिटेट करने के लिए नहीं था। मैं तो समझाना बुझाना बोलना यही कर सकता था। वो मैंने किया, प्रधानमंत्री से भी कहा, इनसे सबसे कहा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तो रोज़ रोज़ तो मैं इस्तीफ़ा नहीं दे सकता हूँ कि इस चीज़ पे दे दो और उस चीज़ पे दे दो। इसको मैंने हाईलाइट भी किया, मैं बोला भी, सेम डे बोला। बीजेपी आज की तारीख में आपके हिसाब से इतनी पावरफुल क्यों है कंट्री में एज अ पार्टी? इसलिए है कि वो 24 घंटे राजनीति करते हैं। अपोजिशन वाले तफरी की तरह राजनीति करते, कभी किसी दिन आए तो कुछ कर लिया, नहीं तो नहीं किया। बीजेपी में डेडिकेटेड वर्कर्स हैं और वो हर वक्त लगे रहते हैं। बीजेपी की पावर और ग्रोथ की अगर बात करें तो लोग कई कारण देते हैं। एक कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में ग्राउंड लेवल रीच बहुत है। दूसरा कारण ये दिया जाता है कि सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से कर रहे हैं वो। और तीसरा कारण ये दिया जाता है कि ऑपोजिशन वीक है। अपोजिशन वीक नहीं है, अपोजिशन निकम्मा है, निठल्ला है, कुछ नहीं करता है। अपोजिशन मुझे बताएं पिछले 10 महीने में उन्होंने क्या किया? कोई मूवमेंट नहीं खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर एक बात करें, आपको याद है आप पहली बार कब मिले थे उनसे? सबसे पहली मुलाकात? हाँ, नहीं, सबसे पहली तो मेरी उनसे जब वो गवर्नर वहाँ थे, चीफ मिनिस्टर, तब हुई थी। आपको क्या याद है उस मुलाकात के बारे में? मैं उनका प्रशंसक था और उस वक्त वो अच्छी बातें करते थे, किसानों के पक्ष की बातें तक करते थे। उन्होंने एमएसपी के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन वो दिल्ली आके बदल गए। वो कौन सा वक्त, क्षण, समय या इवेंट था जब आपने सोचा कि आपको ये वोकली चीज़ें पब्लिकली रेस करनी पड़ेंगी? किसान आंदोलन के वक्त मैंने 10 दिन सोचा कि मैं गवर्नर हूँ, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, और अल्टीमेटली मैंने तय किया कि बोलना चाहिए। मैं अपना इस्तीफ़ा जेब में रख के इनसे मिलने गया और मैंने कहा साहब ये 4 महीने, तब 4 महीने हुए थे, 4 महीने से बॉर्डर पे पड़े हैं, इनसे कोई बात कर ले। तो अरे छोड़ो सतपाल भाई, चले जाएंगे। फिर मैंने कहा कि आप ना करें, कोई और कर ले। कि नहीं ये बिना ही बात चले जाएंगे। तो मुझे थोड़ा असहज लगा और मैंने कहा साहब ऐसा है, आप इनको जानते नहीं हैं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। तो वो एकदम उससे हक्के बक्के रह गए। मैं कहा इन सिखों के तो गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और ये जाट, ये तो 6ठे महीने उस पर लाल किले पे चढ़े रहते थे। तो ये कौमें या ये लोग लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, इनसे बातचीत करके मामले को सुलझाया जाता है। उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन 2 महीने बाद फिर माफ़ी मांग के काले कानून वापस किए तीनों। आपका मतलब आपको क्या लगा उस वक्त जब उन्होंने? उस वक्त मुझे लगा कि ये इनकॉरिजेबल केस है, इसमें सर फोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। और फिर मैं पब्लिक मीटिंग्स करने लगा। मैंने राजस्थान में की, उत्तर प्रदेश में की, और सब किसानों में मैंने मीटिंग्स की और इश्यूज़ को आर्टिकुलेट किया। आपकी जो भी क्रिटिसिज्म आती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब क्यों ये बयान आ रहे हैं? क्या कोई महत्वाकांक्षाएं हैं या आप कोई पॉलिटिकल? मैं इसको स्ट्रेट ये कहता हूँ भाई, पढ़ा करो, सुना करो। मैंने कब क्रिटिसिज्म किया? अब नहीं किया मैंने। जिस दिन पुलवामा हुआ उसी दिन किया, और तब मैं
अपने पद पे था। फिर किसानों वाला भी मैंने तब किया जब मैं पद पे था। तो महत्वाकांक्षा वाला तो होता है उस वक्त अपने को बचा के, और अब बोल रहा हूँ वो महत्वाकांक्षा तो मेरी है ही नहीं। मुझे तो, मैं नाम नहीं लूँगा, कई पार्टियों के नेता है हमारे यहाँ से लड़ लो, हमारे यहाँ, मैं कहा नहीं अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। आप कोई चुनाव नहीं लड़ना कोई चाहते? चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। हाँ, अपनी पसंद के कुछ उम्मीदवारों को मदद करूंगा। कौन है आपकी पसंद के उम्मीदवार? जो होंगे वो सपा से होंगे, अजीत सिंह की पार्टी से होंगे या कांग्रेस से होंगे, उनमें जो मुझे ठीक लगेगा मैं उनके लिए काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी को काउंटर कर पाएंगे? कुछ नहीं है मशीनरी, सब ऊपर से दिखता है। जब जनता खड़ी हो जाती है तो श्रीमान जी कोई मशीनरी काम नहीं करती है। मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए धन्यवाद और अपना आपका, समय देने के लिए।